तो गाइज आज मैं अपना पहला वीडियो लेकर के आ गया हूँ। तो आज हम पहला क्लास में हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स में बेसिकली हम आईसीएसई के बुक को मैं रेफ़र करता हूँ लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जो भी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो सीबीएसई एज वेल एज आईसीएसई दोनों के लिए सेम तरह से यूज़फुल होगा। और पहला चैप्टर जो आज हम लोग कवर करेंगे और शुरू से लेके अंत तक जो हम चैप्टर ये मैं शुरू कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि अप्रॉक्स 10 लेक्चर्स में कोशिश करूँगा ख़त्म करने की। मैं एकदम एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ, आगे भी जा सकता है पीछे भी जा सकता है। नंबर ऑफ़ लेक्चर्स, ड्यूरेशन ऑफ लेक्चर्स मुझे कुछ नहीं मालूम है। मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको जो मैं पढ़ाऊँगा वो बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगा। मैं अपना तरफ से अपने बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ मैं शुरू करने जा रहा हूँ। हम लोग आज पढ़ेंगे मोशन इन वन डायमेंशन, जो कि मेरे हिसाब से चैप्टर 2 है। आईसीएसई वालों के लिए तो चैप्टर 2 ही है, लेकिन सीबीएसई के लिए मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर 2 ही हो। लेकिन इसमें जो टॉपिक्स मैं 1 बाय 1 कवर करूँगा वो आईसीएसई एज वेल एज सीबीएसई दोनों के लिए सेम तरह से यूज़फुल रहेगा। तो पहले हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन के अंदर जैसे ही घुसते हैं तो हम लोग पहले चैप्टर का नाम लिख लेते हैं जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज, मोशन इन वन डायमेंशन। हैंड राइटिंग के लिए माइंड मत करिएगा, मैं आपको इस तरह से लिख के दूंगा कि आपको पूरा का पूरा हैंड राइटिंग समझ में आएगा। उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आपको पहले अपना नाम बता देना चाहूँगा। मेरा नाम है दिव्यांशु और आज हम आपको ऑल इज़ वेल के इस चैनल पर समझाने जा रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन। तो शुरू करते हैं। तो पहले जैसे ही हम इस चैप्टर के अंदर गेट इनटू होते हैं तो हम लोग को पता चलता है एक क्वांटिटी वर्ड से हम लोग को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो ये क्वांटिटी वर्ड है क्या? तो क्वांटिटी, अगर हम लोग कोई भी चीज़ को हम लोग मेज़र करते हैं या कोई भी चीज़ को हम लोग नापते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वो हम लोग कोई चीज़ को हम लोग रेफ़र करते हैं कि 1 kg है या 1 ग्राम है, वो मास क्या है, वो हम लोग वेट नाप रहे हैं या लेंथ नाप रहे हैं। तो वो वेट, लेंथ, टाइम, ये सब एक क्वांटिटी है। तो हम लोग उसी को हम लोग अलग अलग तरीके से मेज़र करते हैं। उसके लिए हम लोग ऐसा यूनिट्स इंट्रोड्यूस कराया गया है कि हम लोग लेंथ के लिए हम लोग मीटर का इस्तेमाल करते हैं, उस लेंथ के क्वांटिटी को हम लोग मेज़र करने के लिए मीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो क्वांटिटी मुझे पूरा उम्मीद है कि मैं आप लोगों को ठीक से समझाने में एबल हूँ। तो द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो हम लोग जिस क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है मैं लिख दे रहा हूँ। फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। तो दोनों के बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो फिजिकल क्वांटिटीज को अगर हम लोग ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो 2 तरीके की होती है। एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो आप लोगों ने पहला तो सवाल ये उठता है कि ये क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, इन दोनों को हम लोग डिफ्रेंशिएट क्यों कर रहे हैं? एक कोई कारण तो होगा ना कि हम लोग स्केलर को अलग रख रहे हैं, वेक्टर को अलग रख रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग का कारण ये है कि अगर हम लोग दो जो क्वांटिटीज होती है, एक को डिफाइन करने के लिए हम लोगों को डायरेक्शन का आवश्यकता होती है और एक को डिफाइन करने के लिए हम लोग को डायरेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। हम लोग अगर इसका डेफिनेशन जानेंगे तो द क्वांटिटी के लिए अगर हम लोग किसी भी क्वांटिटी को हम डिफाइन कर रहे हैं तो उसके लिए 2 चीज़ तो एकदम मैंडेटरी है। एक तो उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका यूनिट। तो एक क्वांटिटी को अगर हम लोग उसके मैग्नीट्यूड और यूनिट के सहारे ही अगर हम लोग डिफाइन कर देते हैं तब तो वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। और ये जो दूसरी तरह की क्वांटिटी है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, द क्वांटिटी वही सेम चीज़ रहेगी, पूरा डिफिनेशन सेम रहेगा। जो ब्लैक से मैंने लिखा है इस साइड पे, उसी चीज़ को यहाँ पे डिफरेंस रहेगा
कि यहाँ पे हम लोग को मैग्नीट्यूड तो चाहिए, यूनिट तो चाहिए, लेकिन इसको डिफाइन करने के लिए हमें एक और चीज की जरूरत पड़ती है जिसे हम लोग कहते हैं डायरेक्शन। तो बेसिकली पहले मैं ये पूछ लेता हूँ कि बहुत सारे बच्चों लोग को मालूम नहीं होता है कि मैग्नीट्यूड होता क्या है। मैं भी कोई ज़्यादा स्पेशल बच्चा नहीं हूँ, मैं भी जब 8 तक था तो 8 में मुझे नहीं मालूम था बेसिकली कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो मैग्नीट्यूड वर्ड मतलब होता है कोई भी एक नंबर। हम लोग अगर कोई भी चीज़ को नाप रहे हैं तो उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और यूनिट, तो यूनिट को तो हम लोग जानते ही हैं कि यूनिट अगर हम लोग कोई भी चीज़ का देखते हैं, हम लोग कोई भी चीज़ सामान खरीदने जाते हैं तो हम लोग पहले पूछते हैं कि हमें शॉपकीपर के पास गए, बोले हमें 2 किलो दे दीजिए, तो 2 किलो बोल रहे हैं, 2 किलो आटा दे दीजिए, 2 किलो प्याज दे दीजिए, तो वो समझ रहा है कि हमको देना है। अगर हम इस तरह जाते हैं और बोलते हैं कि हमको 2 चाहिए, 2 आटा चाहिए, 2 प्याज चाहिए, 2 केला चाहिए, चाहे कुछ भी चाहिए, तो 2 वर्ड खाली बोलेंगे तो हम लोग को नहीं समझ में आने वाला है। उसी के साथ हम लोग को यूनिट जोड़ना पड़ेगा। 2 दर्जन चाहिए, दर्जन एक बेसिकली एक नंबर है, दर्जन हम लोग यूनिट नहीं बोल सकते। 2 किलो चाहिए, 2 ग्राम चाहिए, तो उस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं, तो वो स्केलर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए, उसके लिए उसका यूनिट चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। तो एग्जांपल से मैं डिफाइन कर देता हूँ जो आप लोगों को कंसेप्ट और क्लियर करेगा। स्केलर क्वांटिटी जो होता है, जैसे कि डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ता, जैसे डिस्टेंस हो गया। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि हम 2 किलोमीटर चले, तो ये बताना जरूरी नहीं है कि हम लोग किस डायरेक्शन में चले, तब वो डिस्टेंस होता है। स्पीड, हम लोग बोलते हैं ना कि वो बंदा बहुत स्पीड में जा रहा है, इतने की स्पीड से जा रहा है, या फिर क्या होता है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं देख लेता हूँ पहले पूरा कैमरा में आ रहा है कॉपी की नहीं। हाँ, तो पूरा आ रहा है। तो डिस्टेंस और स्पीड, स्पीड वो बंदा 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है, वो बंदा 20 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है, हम लोग ऐसा बोलते हैं। तो हम लोग बेसिकली बोलते हैं कि वो कितनी रफ्तार से जा रहा है, लेकिन ये नहीं बोलते इस डायरेक्शन में इतने रफ्तार से जा रहा है, उस डायरेक्शन में इतनी रफ्तार से जा रहा है। वो नेसेसरी नहीं है स्पीड को डिफाइन करने के लिए। उसका मैग्नीट्यूड 10 हो गया, उसका मैग्नीट्यूड। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि एक बंदा 10 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से जा रहा है, तो ये 10 हो गया उसका मैग्नीट्यूड। किलोमीटर पर आवर ये उसका यूनिट हो गया। और हम लोग अगर इसका जानना चाहेंगे, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, लेंथ हो गया, मास हो गया, तो ये सब जो यूनिट्स हैं और ETC बहुत सारे यूनिट्स हैं, मतलब बहुत सारे क्वांटिटीज हैं, एक्सट्रीमली सॉरी। तो बहुत सारे क्वांटिटीज हैं जिसको हम लोग मेजर करते हैं एज ए स्केलर क्वांटिटीज। इसके लिए हम लोग को डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। और अगर हम लोग दूसरे तरह के क्वांटिटीज को देखेंगे तो मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन तीनों हम लोगों को चाहिए होता है। इसके लिए हम लोग अगर बोलेंगे 10 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है, और हम लोग इसके साथ डायरेक्शन स्पेसिफाई कर देते हैं कि 10 किलोमीटर प्रति आवर वो किस डायरेक्शन में गया, टुवर्ड्स ईस्ट। अगर 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट हम इस चीज को मेंशन कर दे रहे हैं तो हम अब ये स्पीड नहीं रहा। अब अगर हम लोग स्पीड ये नहीं रहा, अगर हम लोग इस मैग्नीट्यूड, यूनिट, इसके साथ डायरेक्शन ऐड कर दिया तो ये चीज बन गया वेलोसिटी, ठीक है। हम लोग इसको आगे इस चैप्टर में ही आगे हम लोग और इसको मतलब कि अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी तक इतना ही जान लीजिए कि एक वेलोसिटी क्वांटिटी है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको हम लोग अगर स्पीड के साथ उसका डायरेक्शन स्पेसिफाई कर देते तो वो वेलोसिटी होता है। उसी तरह डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया, और बहुत सारा है। तो अब इतना सब समझाने के बाद मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। ये क्वेश्चन जनरली आप लोगों का सिलेबस का नहीं है, बस एक इसी तरह। तो अगर हम लोग बात करें
एरिया की, ये एरिया स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। देख लेता हूँ आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा, आगे कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, अब सबको दिख रहा होगा। ये एरिया स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है। तो बात ऐसी है कि ये अगर हम लोग पढ़ते हैं कि 10 किलोमीटर स्क्वायर एक मेरे पास जगह है, तो वो हम लोग बात कर रहे हैं स्केलर क्वांटिटी की तरह। लेकिन अगर हम लोग 11-12 में आगे जाके पढ़ेंगे तो ये वेक्टर क्वांटिटी की तरह भी ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ मुझे पूरा उम्मीद है कि हम लोग स्केलर और वेक्टर को अच्छी तरह से कवर कर चुके हैं, और आगे के चैप्टर में हम लोग अगर बढ़ेंगे तो हम लोग और इसको ज़्यादा अच्छा से डिफाइन करेंगे। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हम लोग बेसिकली देखते हैं कि फोर्स के लिए हम लोग डायरेक्शन बताते, चाहे कहीं भी वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आप जानिएगा तो जनरली आपको डिफाइन किया जाएगा कि फोर्स से हम लोग किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी सिर्फ फोर्स से नहीं डिफाइन, सिर्फ फोर्स के लिए नहीं होता है। मैंने मेरा सोच ऐसा, मैं जहाँ दिक्कत एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मैं उन सब चीज़ों को ठीक करके ही आप लोगों को सोचता हूँ कि हाँ आपको यहाँ डिफिकल्टी हो सकती है। तो यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ फोर्स नहीं है कि 10 न्यूटन फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, चाहे 10 न्यूटन फोर्स हम उस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो सिर्फ फोर्स के लिए नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं इस ब्लॉक पर, इधर 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं इस ब्लॉक पर, जनरली इस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। 10 न्यूटन फोर्स हम लोग इस पर लगा रहे हैं, तो 10 न्यूटन किधर लगा रहे हैं, 10 न्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट राइट लगा रहे हैं, 10 न्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट लगा रहे हैं। तो बेसिकली बात हम लोग सिर्फ फोर्स के बारे में की जाता है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। जितना बहुत सारा वेक्टर क्वांटिटी, बहुत सारे क्वांटिटीज के साथ डायरेक्शन एसोसिएटेड होता है, और उस एसोसिएटेड डायरेक्शन अगर हो जाता है तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी के तौर पे हमारे सामने आता है। तो इसी के साथ मैं अगला टॉपिक पे मूव करना चाहूँगा। मुझे लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा बात कर ली है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। तो अब आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि रेस्ट, तो रेस्ट और मोशन के बारे में अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग कब बोलते हैं कि एक बॉडी रेस्ट पर है, हम लोग कब बोलते हैं कि एक बॉडी रेस्ट पर है? जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे फ्रेंड्स, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि आप रेस्ट पर हैं, पर ऐसा नहीं है। आपको अगर कोई ऑब्जेक्ट दिखाया जाता और आपसे पूछा जाता वो रेस्ट में है या मोशन में है, तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? पहले तो इसे सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, तो अगर आप उसको देख रहे हो तो आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, जिसके रेस्पेक्ट में बात की जाती है। आप उसको देख रहे हो तो आपके रेस्पेक्ट में बात की जा रही है कि आप मोशन किधर कर रहे हो। ठीक है, अगर आप देख रहे हो बॉडी मोशन में है, आपके रेस्पेक्ट में वो टाइम के रेस्पेक्ट में आपके लिए, आप जैसे फिक्स पोजीशन पे है तो आपके रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, तब आप बोल रहे हैं कि वो मोशन में है। ठीक है, चेंज इन पोजीशन। आप एक गाड़ी में जा रहे हैं, ठीक है, आप गाड़ी में जाते हुए आपको एक आपका दोस्त देखता है, आपका दोस्त आपको देखता है, वो बोलता है कि ये तो कहीं जा रहा है, यानी ये हिल रहा है, यानी ये मोशन में है। ठीक है, वो अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बोला, वो खुद को अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो अब आपके साथ गाड़ी में आपके पिताजी बैठे हैं, चाहे आपकी बहन बैठी है, चाहे आपका भाई बैठा हुआ, आपकी मम्मी बैठी हुई है, तो जो भी आपके साथ बैठे हुए हैं वो क्या बोलेंगे? आप तो बैठे हुए हो। वो बोलेंगे आप बैठे हुए हो, आप मोशन में नहीं हो। ठीक है ना, तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताता है कि आप मोशन में हो या रेस्ट में हो। ठीक है ना, अगर आप सन से ये पॉसिबल नहीं है, जस्ट एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए मैं बता रहा हूँ। आप सन से अर्थ को देखते हो तो वो मोशन में, लेकिन अगर आप अर्थ से अर्थ को देखोगे तो आप क्या बोलोगे? अर्थ तो रेस्ट पे है ना।
अगर आप सन पे जाके बोलते हो तो अर्थ आपको मोशन में दिखेगा, काहे कि वो कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन आप वही चीज अर्थ पे खड़ा होकर अर्थ को देखते हो तो ओ ये तो मोशन में नहीं, ये तो रेस्ट पे है। तो वही अगर मोशन में और रेस्ट में हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखकर ही बोलते हैं, उससे अलग कुछ नहीं है। ठीक है, अब पहला बात है कि मोशन इन वन डायमेंशन में हम घुस तो गए। ठीक है, चैप्टर का नाम हमने सुन लिया, मोशन इन वन डायमेंशन है। अब सबसे पहला सवाल तो हमारे जहन में ये आना चाहिए था कि वन डायमेंशन मोशन होता क्या है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो अब हम लोग क्लास 8 पार कर चुके हैं, 9 में पहुंच चुके हैं। तो पहला बात तो ये है कि हमें ग्राफ प्लॉट करने का बेसिक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, बेसिक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो अब बेसिक आइडियाज को लेकर के हम बात करेंगे। हम लोग अगर बात करते हैं सिंगल डायमेंशन मोशन में, तो आपको तो मैं सिंपल सा बेसिक आइडिया एक बताना चाहूँगा हमारे एक्सिस के बारे में। तो हम अगर स्पेस में बात करते हैं, अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पेस पे ट्रेस करते हैं तो वो 3 एक्सिस के थ्रू होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस, हम लोग किसी को भी कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हमारा जो नेचुरल असम्पशन है वही लेता हूँ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 एक्सिस है, इसके मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पेस पे लोकेट कर सकते हैं। तो हमको उसमें और डेप्थ पे नहीं जाना। ठीक है, अगर हम लोग किसी भी एक प्लेन का बात करते हैं, एक प्लेन का मतलब अगर ये प्लेन पेपर है, ठीक है, ये पेपर एक प्लेन पेपर है। ठीक है, वो एक एक्स एक्सिस है, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये मान लीजिए वाई एक्सिस है। ठीक है, हम सिर्फ उतने में ही सिमट के बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग को बात करना है वन डायमेंशन मोशन के बारे में, तो वो मोशन एक स्ट्रेट पाथ पे हो रहा है, स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है। अगर कोई भी मोशन स्ट्रेट पाथ या स्ट्रेट लाइन पे होता है तो उसका एक कोऑर्डिनेट फिक्स रहता है। अगर हम एक प्लेन के बारे में बात करते हैं तो एक्स और वाई के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इसे एक्स मान लिया, इसे वाई मान लिया। ये यहाँ से एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का यहाँ से यहाँ पहुँचने पर मैं बात करता हूँ, अगर टाइम मैं मान लेता हूँ, एक घड़ी लगा लिया यहाँ पर। ठीक है, घड़ी है तो घड़ी पे पहले टाइम 0 बता रहा है, टाइम 0 पे इस ऑब्जेक्ट को मैंने लोकेट किया यहाँ पर। ठीक, अब टाइम t इज इक्वल टू कुछ सेकेंड हुआ t। ठीक है, वहाँ पे यहाँ जस्ट उसके आगे है, तो ऐसे करके टाइम इज इक्वल टू t1, टाइम इज इक्वल टू t2, इस तरह करके टाइम इज इक्वल टू माने t डैश। ठीक है, t डैश या t फाइनल पे पहुँचे। तो हर एक जगह पर y का पोजीशन, x का पोजीशन कुछ एक्सटेंट पे चेंज हो रहा था। अब इन सब पॉइंट्स को मैंने प्लॉट कर लिया कि t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ था, t 1 पे यहाँ था, 2 पे यहाँ पर था, 3 पे यहाँ था। तो इस तरह से मुझे बहुत सारे पॉइंट मिल गया। अब इन पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर लिया, इसे ज्वाइन करने पे मुझे मिल गया एक कोऑर्डिनेट। ठीक है, सॉरी मैं यहाँ 0 0 लिख दिया हूँ, 0 0 ये ओरिजिन होता है। ठीक है ना, तो 0 0 ओरिजिन होता है, वो मेरा मिस्टेक था, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे मैंने देखा कि बॉडी मूव किया, लेकिन बॉडी जो यहाँ पे मूव किया है, यहाँ पे मैंने लिखा है एक्स डैश वाई डैश, यहाँ एक्स और वाई। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक बॉडी पहुँच गया। प्लेन पर अगर मैं मूव कर रहा हूँ इस कैप को अगर मैं प्लेन पे मूव कर रहा हूँ, यहाँ पर प्लेन है, यहाँ से ऐसे मूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसी तरह इस प्लेन पर ये ऑब्जेक्ट, ये डॉट ऐसे ऐसे करके मूव किया, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंच गया, उस बीच में ये सब पॉइंट पे वो पहुंचा था कभी ना कभी। ठीक है, तो उस पॉइंट के थ्रू हमने एक लाइन ड्रॉ किया। अब इस लाइन में मैं देख रहा हूँ कि हमारा सिर्फ और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है। सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है। तब मैं इसे कहूँगा मोशन इन वन डायमेंशन।
ठीक है, डायमेंशन ऐसे। यहाँ पे एक y इज इक्वल टू वाई डैश हो रहा है। अगर हम लोग एक डायमेंशन में मोशन करते हैं तो सिर्फ एक प्लेन का एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस का कोऑर्डिनेट चेंज होगा, सिर्फ या तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट चेंज होगा या तो y एक्सिस का कोऑर्डिनेट चेंज होगा। अगर एक कोऑर्डिनेट का एक एक्सिस का कोऑर्डिनेट चेंज होता है और उस पे हम लोग मोशन पे डिस्कशन करते तब वो वन डायमेंशन मोशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझे? नहीं तो नहीं होगा। इस तरह से हम लोग वन डायमेंशन मोशन का डिफाइन कर सकते हैं कि वन डायमेंशन मोशन क्या है। ठीक है, मोशन अगर स्ट्रेट पाथ में हो तभी हम लोग उसको बोलेंगे मोशन इन वन डायमेंशन, या फिर एक ही इसी के साथ में यही है रिप्रेजेंटेशन। एक अगर हम लोग बात करें कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग वन डायमेंशन मोशन में किसी को भी, तो इसी तरह का वो भी होता है। अगर हम लोग इस लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, तो इस लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई भी लाइन x के पैरेलल होता है तो y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कि y का वैल्यू हर जगह कॉन्स्टेंट है, इसीलिए y इज इक्वल टू हम लोग यहाँ कॉन्स्टेंट बोल रहे हैं। कॉपी में नोट्स जरूर बनाइएगा। बेसिकली अभी आप बनाइएगा इसको, आप क्विक रिवीजन के लिए भी आप खोलिएगा ना तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ने का जरूरत नहीं है पड़ेगा। अगर आप इसे देखते रहिएगा तो आपका माइंड में कॉन्सेप्ट एक पार्ट टाइप का बनते रहेगा, एक पॉइंट बाय पॉइंट वो जुड़ते जाएगा कि हाँ इस पॉइंट पे यहाँ पढ़े थे, इस पॉइंट पे ये पढ़े थे। तो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर को वाइंड अप करना चाहूँगा। 30 मिनट का ये लेक्चर अप्रॉक्स हो चुका है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।